हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे एक नए पार्ट की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, कितने इसके रूप हैं। आज मैंने स्क्रीन पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और शब्दों को भी मैंने थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भरपूर प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छा सुंदर सुंदर लेख के साथ समझाऊं। तो चलिए बात करेंगे हम परिभाषा की। अब ये परिभाषा क्या है? परिभाषा कुछ ऐसा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सभी किताबों में लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, सभी में वही है। सब किताबें, बस शब्दों का अलग हेर फेर हो सकता है। अब मैंने बात करी है कि जिस शब्द से यानी कि वो शब्द कौन कौन से होंगे उन पे भी हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि उठना, बैठना, कूदना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, यानी कि पूर्ण होता है। अब कैसे? अगर मैं कहूँ कि हमने उठना एक शब्द लिया, उठना है ये शब्द, इसमें हमारा जो धातु है वो धातु, अब कहेंगे आप धातु क्या है, तो धातु हमारा यानी कि मूल शब्द क्या है हमारा? उठ है। उठ ही मूल शब्द या धातु एक ही है। धातु हमारा है उठ और इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया है। ना प्रत्यय लगने से ये उठना बना है। वैसे ही बैठना, कूदना, कूद हमारी क्या है? ये धातु है। पढ़ हमारी धातु है, ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। लिख हमारी धातु है, इसमें हमारा क्या लगा हुआ है? ना प्रत्यय लगा हुआ है। दौड़, दौड़ हमारी धातु है और इसमें ना लगा हुआ है, क्या? प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की बात मैं आपको बताऊं तो प्रत्यय वो शब्दांश हो, मूल शब्दांशों के अंत में लगते हैं। मूल शब्दांश यानी कि ये मूल शब्द की मैंने बात करी या धातु की बात करी, ये मूल शब्द था ये उठ, और इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा। वैसे ही हम धातु कहें या मूल शब्द कहें, बात एक ही है। हमने इसमें प्रत्यय की बात की, इसमें ना लगा हुआ है। अब ये हम बात हमारी यहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया, और बात हम क्रिया की कर रहे हैं। तो क्रिया को हम पढ़ाने से पहले ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये उठना, बैठना, कूदना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, फिरना, कुछ भी जो भी कर्ता द्वारा किया जाए कार्य या कर्ता द्वारा जो किया जाता है वो सब क्रिया है। पढ़ता है, खाता है, अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उठता है या उठना या बैठना, या उठता है या बैठता है या कूदता है, या अगर हम इस स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं, उठती है, बैठती है, ठीक है। या हम बहुवचन में बना सकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुवचन का सेंटेंस हो सकता है। ये थे हमने जो क्रिया को समझने का प्रयास किया। बात कर लेते हैं क्रिया के मुख्य भेद। क्रिया के मैंने लिखा हुआ है जैसे कि क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म के साथ सकर्मक क्रिया, यानी कि नाम के कर्म के साथ। अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। अब ये क्या है, इनको हम समझेंगे, इनको भी समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। अब ये क्या है, इन पे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सकर्मक क्रिया
जिसे पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता हो। मैंने कहा कि जिसे पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता हो। मैं लिख देती हूँ कि जिसे पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता हो या ज़रूरत हो। आवश्यकता हो या आवश्यकता पड़े या ज़रूरत पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे या हम कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि पढ़ना, लिखना और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे, बनाना जैसे कोई ड्राइंग पे कोई पिक्चर बनाना, ठीक है, या फिर कोई खाना बनाना, या फिर खाना भी हो सकता है, खाना आदि ऐसे शब्द होंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अब हमने एग्ज़ाम्पल सकर्मक क्रिया के लिखे हैं तो ये सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। अगर हम इसे अभी एग्ज़ाम्पल इसका वाक्य बनाएं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि मैं अगर कहूँ कि राम पढ़ता है, अब ये पढ़ने की क्रिया हो रही है, वहाँ पे राम पढ़ता है, तो अब अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि क्या पढ़ता है या किसको पढ़ता है, तो राम कुछ तो पढ़ रहा है अगर पढ़ने की क्रिया है। और लिखता है, सीता पत्र लिखती है, तो सीता लिखती है, कुछ तो लिख रही है ना, पत्र लिख रही है, डायरी लिख रही है, कहानी लिख रही है, यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है। बनाना, मैं कहूँ कि गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल एक चित्र बना रहा है, तो गोपाल क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। वैसे ही खाना, अब मैं कहूँ कि गीता आम खा रही है या सीता आम खा रही है, या खाने की क्रिया किसके साथ हो रही है, कर्म के साथ हो रही है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने अपने पार्ट पे काम किया और आपको समझ आया होगा। वाक्य मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें आवश्यकता भी नहीं है। पढ़ना है तो कोई पढ़ेगा ही, राम पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी, गीता पढ़ेगी। लिखना है तो इसमें भी कोई लिखेगा, बालक लिखेगा, बालिका लिखेगी। बनाना, माँ बनाती है, खाना बनाती है, खाना माँ खिलाती है, किसको खिलाती है, तो माँ खाना खिलाती है। तो ये सारे ही हमारे सकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। जान लेते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया को भी जान लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें प्रयास करना होगा। जानते हैं इसकी परिभाषा से। जैसे हमने लिखा कि जिसे पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता न हो या पूरा करने के लिए हमें कर्म की, यहाँ हमें कर्म की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन यहाँ हमें
किसी भी काम को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। कर्म की आवश्यकता न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब अकर्मक क्रिया के जैसे एग्जाम्पल फिर से हम देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण कौन से। तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें हम जैसे उठना, या फिर बैठना, या फिर रोना, या फिर सोना, या फिर कूदना हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है दौड़ना, हो सकता है दौड़ना। और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। उड़ना हो सकता है, उड़ना जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो भाई पक्षी आकाश में ही उड़ेंगे। उड़ना आदि उदाहरण हो सकते हैं। अब हम इन्हें जान लेते हैं कि भाई इसमें वो कर्म क्यों नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने कर्म की बात की थी कि वाक्य में कर्म साथ में होगा, लेकिन इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें हमें कर्म की आवश्यकता पड़ रही थी। अब वो कैसे है उसे जान लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बच्चा उठ गया, या बैठ गया, या वो रो रहा है, सो रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, या पक्षी उड़ रहा है, या कुत्ता भौंक रहा है, तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर इन क्रियाओं से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगर हम कोई भी वाक्य जब बनाते हैं या करते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसमें एक अलग जो है हमें उसका प्रभाव नज़र आता है। अब वो प्रभाव कैसे नज़र आता है? मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बालक आम खाता है, आम खाता है, या खा चुका है। तो बालक जो है, बालक के द्वारा क्रिया हो रही है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। बालक के द्वारा आम खाया जा रहा है तो प्रभाव तो आम पे पड़ा, क्योंकि आम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है आम खाता ही रहेगा। सपोज माना हमने कि उसके पास एक आम है और उसी को खा रहा है, तो कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल था। वैसे ही आम नहीं, कुछ और भी हो सकता है कि बालक दूध पीता है या दूध पी रहा है या दूध पी चुका है, तो दूध फिनिश हो चुका है, दूध जो था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर बालक रो रहा है तो क्या रो रहा है, किसको रो रहा है? लेकिन अगर यहाँ हम क्या और किसको लगा के क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, तो बालक क्या खा रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि बालक आम खा रहा है। बालक किसको खा रहा है? तो बालक आम को खा रहा है। तो यहाँ हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने जितने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, उठना, बैठना, कि तुम उठ जाओ, तो क्या उठ जाओ, किसको उठ जाओ, कोई आंसर ऐसा हमें नहीं मिलेगा। रोना, सोना, क्या रो रहा है, क्या सो रहा है,
यह किसको सो रहा है। तो ये हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। आई होप दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और मैंने प्रयास किया है कि आप क्रिया एक ऐसा जो है भ्रमित करने वाला ये टॉपिक है, थोड़ा सा टफ है, इतना नहीं कह सकते हम, कठिन है थोड़ा। कठिन तब तक चीज़ें होती हैं जब तक हम उन्हें नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।